प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ चुका है आप पर, क्योंकि अब हम पार्ट 2 पर पहुंच चुके हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं कंपनीज फाइनल अकाउंट के बारे में। ओके, सो जैसे कि आपने देखा कि इसमें फॉर्मेट ज्यादा मैटर करता है, कंपनीज फाइनल अकाउंट में फॉर्मेट ही मैटर करता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी एक फॉर्मेट है कुछ इस प्रकार। तो मैं क्या करूंगा, वही सेम थिंग, पहले पूरा का पूरा फॉर्मेट लिख देना है हमें, ठीक है। एंड पूरा फॉर्मेट लिखने के बाद हमें एक एक चीज को क्लासिफाई करना है कि भाई ये चीज किसमें है, ये चीज किसमें है, ठीक है। हम देखते हैं एक करके। अभी हम सम नंबर 9 करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोनों बन रहा है, ठीक है। सो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स, ठीक है, आपने ऑलरेडी फॉर्मेट पढ़ा हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स। तो बेटा प्लीज क्वेश्चन में वेरीफाई करो सेल्स कहां है। यस, सेल्स इज ऑफ 9,60,000। तो मैंने क्या कर लिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 9,60,000। अदर इनकम्स, अदर इनकम्स मतलब आपको कुछ भी और इनकम हुई हो वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे एक इनकम है डिस्काउंट रिसीव्ड, तो मैंने लिख दिया डिस्काउंट रिसीव्ड 15,600। और आप इन दोनों का टोटल आउटर कॉलम में डाल दोगे, जो आपको क्या दे रही है, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल इनकम। फर्स्ट एंड सेकंड का प्लस करने के बाद आपने आउटर कॉलम में डाल दिया, जिसने आपको क्या दिया, टोटल इनकम। नेक्स्ट फोर्थ पे आता है एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस आपके क्या क्या है, तो पहला है परचेज। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में परचेज है, यस परचेज है 4,26,000, ठीक है। अगला है चेंज इन स्टॉक। तो बेटा प्लीज यहां पे ध्यान से सुनो, चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हमेशा ध्यान रखना है, चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर भले क्या कोई भी ज्यादा हो, आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा ज्यादा है, आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, चेंज इन स्टॉक का मतलब ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक मुझे दिया है 36,000 एंड क्लोजिंग मुझे दिया है 42,000। तो इनका डिफरेंस माइनस में आ रहा है, -6,000। तो कभी भी अकाउंट्स में आप माइनस नहीं लिख सकते। जो भी अमाउंट माइनस में आ रहा हो उसको आप क्या करोगे, ब्रैकेट में करके लिखोगे, जैसे ये मैंने लिखा है, ठीक है। कोई भी अमाउंट अगर आपका अकाउंट में माइनस में आ रहा है, यू हैव टू राइट इट इन ब्रैकेट, ओके। आगे देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, जिसमें क्या इंक्लूड हो जाता है, वेजेस, फिर कैरेज इनवर्ड एंड ऑल दैट थिंग। तो मुझे यहाँ वेजेस लेके रखा हुआ है, तो मैंने वेजेस लिख दिया 24,000। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मतलब एम्प्लॉय के रिलेटेड आपने जितना एक्सपेंस किया, सैलरी, बोनस, कमीशन, वो सब। अब यहाँ पे मुझे सैलरी दिया हुआ है, तो मैंने सैलरी लिख दिया 3 लाख रुपीस। आगे है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि आपने मार्केट से जो पैसा लिया है एंड उसके लिए आपने क्या क्या खर्चे किए। अब जैसे कि डिबेंचर के तरीके से आपने पैसा लिया है, तो उस पे आप इंटरेस्ट जो पे करते हो वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट। फिर आपने कुछ बॉन्ड इश्यू किए थे, उस पर जो आप इंटरेस्ट पे करते हो, ये भी आपका क्या हो जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट। मतलब आप जो भी इंटरेस्ट पे करते हो वो सब क्या हो जाएंगे, फाइनेंस कॉस्ट। तो इसमें डिबेंचर इंटरेस्ट 12,000 रुपीस आ गया। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, आई थिंक पूरे में डेप्रिसिएशन जैसा कुछ भी दिया नहीं है, सो प्लीज लीव इट। अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क का एक्सपेंस होता है, जैसे कि स्टेशनरी एक्सपेंस, फिर ये छोटा मोटा जो भी एक्सपेंस रहता है वो। तो यहाँ पे आ रहा है ऑफिस एंड सेल एक्सपेंस, जो अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा 24,000। तो अब आपको क्या करना है, इनका टोटल करना है। तो हमेशा ध्यान रहे ये सब प्लस करने के बाद आप इसको माइनस कर दोगे, ठीक है। सो आपका आंसर आया 7,80,000। तो अगला फॉर्मेट में आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स डिडक्ट करने से पहले प्रॉफिट कितना। तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, आपको प्रॉफिट ढूंढना हो तो आप क्या करते हो, इनकम माइनस एक्सपेंस। मैं भी वही करूंगा, 9,75,600 में से 7,80,000 माइनस कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,95,600। अब मुझे बुक में बोला हुआ है मेक प्रोविजन फॉर टैक्स एट 50% ऑफ नेट प्रॉफिट। देखो ये मुझे नेट प्रॉफिट मिला है, मुझे बुक में बोला है कि आपको इसका 50% प्रॉफिट 50% प्रोविजन निकालना है। तो बेटा 1,95,600 का 50% क्या होगा, 97,800। जो मैं क्या बोलूंगा, प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स के तरीके से मैं प्रोविजन मतलब जो
अगले साल हमें भरना है, पर हम अभी से ही बाहर निकाल कर रख देंगे। तो 97,800 मेरा प्रोविजन हो जाएगा टैक्स का, ठीक है। 1,95,000 का 50% करोगे तो आपको मिल जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसमें मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस कर दूंगा, तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब ये जो पहले नेट प्रॉफिट आया था उसमें से प्रोविजन माइनस करूंगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी क्या हो जाएगा 97,800। बेटा ध्यान रहे जो जो एडजस्टमेंट है उसकी दो इफेक्ट होगी, जैसे कि एक क्लोजिंग स्टॉक, एक यहाँ पे इफेक्ट हुई है, दूसरी इफेक्ट असेट साइड होगी इसकी, ठीक है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट में हमें देके रखा है। ये प्रोविजन फॉर टैक्स है ना, ये भी हमको एडजस्टमेंट में दिया है, इसकी भी दो इफेक्ट होगी। इसकी एक यहाँ पर हो गई है, इसकी अगली इफेक्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन में होगी, लायबिलिटीज साइड में, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। एंड ये जो प्रॉफिट अब हमको मिला है ये हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, क्योंकि प्रॉफिट को क्या बोला जाता है, सरप्लस बोला जाता है। तो सरप्लस मेरा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस के कॉलम में, ठीक है। अब हम देखते हैं लायबिलिटीज एंड असेट्स का। अब जानते हो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया है, ठीक है, जिसमें से हमको नेट प्रॉफिट मिला है, ठीक है, और नेट प्रॉफिट के बाद और हमको उसमें साथ में से प्रोविजन फॉर टैक्स भी मिला है। ओके, सो पहला ये फॉर्मेट है लायबिलिटीज का, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ओके, बैलेंस शीट में पहला फॉर्मेट हम बना रहे हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ओके, तो एकदम सिंपल पे है सम सॉल्व करने का, सिंपलेस्ट वे। फर्स्टली आपको पूरा फॉर्मेट लिख देना है। क्या करना है आपको जो पूरा लायबिलिटी का फॉर्मेट है वो आपको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। अब फर्स्ट हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, जो मेन हेड है, उसके अंदर शेयर कैपिटल। तो बेटा हम सॉल्व कर रहे हैं सम नंबर 9, तो प्लीज वेरीफाई इन सम नंबर 9 दैट शेयर कैपिटल के रिलेटेड क्या चीज आपको दिख रही है। तो पहला ही है इक्विटी शेयर कैपिटल। सो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 2,40,000 इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000। बेटा लिखोगे इनर कॉलम में, प्लीज रिमेंबर दैट थिंग। हम कहां लिखेंगे इसे, इनर कॉलम में। ओके, अब अगला है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो देखो कोई रिजर्व देके रखा हुआ है यहाँ पर, नहीं कोई रिजर्व नहीं है। पर बेटा मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको जैसे बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट आता है उसको हम बोलते हैं सरप्लस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी प्रॉफिट आता है वो हमारा क्या होता है, सरप्लस। तो हमने देखा कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सरप्लस मतलब प्रॉफिट कितना आया था, 97,800, ठीक है। हमने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 97,800 प्रॉफिट बच रहा था। तो मैं क्या करूंगा, उसको ट्रांसफर कर दूंगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। हमेशा ध्यान रहे प्रॉफिट की दो इफेक्ट होगी, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रॉफिट की दो इफेक्ट होगी। एक यहाँ हो गई, फिर इसका सब टोटल आप वही सेम लाइन में बाहर लिख दो। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसमें पहला हेडिंग है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो बेटा प्लीज चेक इट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के रिलेटेड क्या है। तो यहाँ पर देखे रखा हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का डिबेंचर। तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 10% डिबेंचर, अमाउंट मस्ट बी 1,20,000। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, बेटा प्लीज वेरीफाई, कुछ है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का, नो। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अगेन इसका भी पूरे में हमने वेरीफाई कर लिया है, कुछ भी नहीं है। सो पूरा नॉन करंट लायबिलिटी का टोटल बाहर 1,20,000। आगे बढ़ते हैं करंट लायबिलिटी में। अब हम आ गए हैं करंट लायबिलिटीज, ये नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, तो बेटा प्लीज वेरीफाई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आपको क्या दिख रहा है इसमें, आई थिंक बैंक ओवरड्राफ्ट इज देयर। ओके, सो बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में 14,400। ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अदर करंट लायबिलिटीज देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है। आगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बेटा एक और अच्छी बात, मैंने आपको बताया था कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक एडजस्टमेंट नीचे देके रखा है, देखो, मेक प्रोविजन फॉर टैक्स 50% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो हमेशा ध्यान रहे एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट, एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट। देखो भाई, ये प्रोविजन फॉर टैक्स था, एक हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया था, आपको याद हो तो, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया था।
अब प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब क्या होता है, हमको अगले साल टैक्स पे करना है पर हमने अभी से ही बाहर निकाल दिया है उसको, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, मतलब एक्सपेंस हमको फ्यूचर में पे करना है पर हमने अभी से ही बाहर निकाल दिया है, तो टैक्स प्रोविजन इसमें आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अगेन आई एम रिपीटिंग टू इफेक्ट्स ऑफ ईच एडजस्टमेंट्स। तो ये एक एडजस्टमेंट था, मेक प्रोविजन फॉर टैक्स एट 50% ऑफ नेट प्रॉफिट, हमने जो किया था P&L अकाउंट में। अब उसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ आएगी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 97,800 टैक्स प्रोविजन था, हम यहाँ लिख देंगे, इसका टोटल 1,12,200, ठीक है। अब सिंपली आपको क्या करना है, लायबिलिटीज का पूरा पोर्शन प्लस करोगे, 3,37,800, 1,20,000, 1,12,200, इन सब का आप टोटल करोगे तो यू विल गेट योर आंसर 5,70,000, ओके। लेते हैं असेट्स का पोर्शन, जिसमें मैंने पूरा फॉर्मेट बना दिया है, असेट्स, फिर उसके नीचे नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स के अंदर फिक्स असेट्स, उसमें टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वैसे ही पूरा फॉर्मेट मैंने बना दिया, सेम प्रोसीजर। टेंजिबल एसेट में आता है लैंड एंड बिल्डिंग, जो मैंने लिख दिया है 2,28,000। इनटेंजिबल एसेट में इंक्लूड होता है सॉफ्टवेयर, जो मैंने लिख दिया है 1,20,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं दिया, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी नहीं दिया, अदर नॉन करंट एसेट भी नहीं दिया, तो मेरा ग्रैंड टोटल क्या हो जाएगा 3,48,000 इसका। करंट एसेट की बात करें तो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। इन्वेंटरीज, क्लोजिंग स्टॉक देके रखा हुआ है मुझे, देखो एडजस्टमेंट में, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री की थी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रहे अगेन एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट, एक क्या होगी इन्वेंटरीज में क्लोजिंग स्टॉक 42,000 आएगा, ठीक है। एंड दूसरा P&L में हमने किया था वो ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स आएगा 1,80,000 जो देके रखा हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस कुछ भी मेंशन नहीं है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस इज आल्सो नॉट मेंशन्ड, अदर करंट एसेट इज आल्सो नॉट मेंशन्ड। तो इन दोनों का टोटल 2,20,000 बाहर जाएगा, तो इन सबका टोटल मिला के आया 5,70,000। बेटा हमारी बैलेंस शीट यहाँ भी टैली हुई है, लायबिलिटी भी क्या थी 5,70,000, असेट्स भी कितनी होगी 5,70,000। सो यहाँ से हमको पता चलता है हमारा आंसर करेक्ट है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।